Hello guys, how are you? What's up? I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS and पिछला वीडियो बनाए हुए 2-3 दिन हो गए, so I think you people must be waiting for this video. And as you all know, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था वो हट गया है. We are now opening up और सभी लोगों का जो डेली रूटीन है वो as usual स्टार्ट हो गया है. So similarly हमारी भी जो ट्रेनिंग है वो फुल फ्लेज्ड स्टार्ट हो चुकी है. So I'm not finding much time. एग्जाम्स भी आ रहे हैं. बट स्टिल I'll try to make some good videos on important topics जो UPSC में आ सकते हैं because many of you are appearing in this year's UPSC and some of you are planning to appear in the coming years. Okay, so I'll try to continue this trend of making some awesome videos for you guys, helping you in your UPSC preparation, but only at the condition that if you give tremendous response. Okay, अगर आप वीडियो देखेंगे then only I will be encouraged to make. Okay, so in this video we will discuss about critically endangered animals in India. Okay, so in another video we can discuss about the critically endangered birds or the reptiles in India, but in this video we will see animals, यानी कि जो mammals होते हैं we will see about them. Okay, so UPSC हर 1-2-3 साल में जो है वो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेती है कि कौन सी स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ओके, सो आपको अगर ये 8-10 जो एनिमल हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे अगर आप इनकी लिस्ट अगर याद होती है तो आई थिंक आपके काफी हद तक चांसेस हो जाते हैं दैट यू विल गेट द क्वेश्चन करेक्ट. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि होते क्या हैं. सो जो भी स्पीसीज दे आर फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क या थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि उनके जो है वो विलुप्त होने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्पीसीज को IUCN जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित कर देता है. ओके, सो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो IUCN ने फिक्स किए हैं. अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन यानी एनी ऑफ द फॉलोइंग अगर मैच हो रही होती है तो IUCN डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ओके, सो द फर्स्ट इज दैट रिडक्शन इन पॉपुलेशन ओवर 90% इन लास्ट 10 ईयर्स. अगर पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है किसी भी स्पीसीज का, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सिमिलरली अगर कोई भी स्पीसीज है उसके 50 से कम इंडिविजुअल्स अगर रह गए हैं देन विल ऑल्सो डिक्लेयर एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. या जहाँ पे वो जो रहते हैं जो उनका हैबिटाट एरिया है, ओके, अगर वो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसका या अगर वो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है देन ऑल्सो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. या जो है कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है वो सिर्फ एक ही लोकेशन पे बची है, यानी कि अगर वहां पे कुछ भी इकोसिस्टम में अगर चेंजेस हुए तो देन इट विल फेस हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. तो कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही लोकेशन में इंडिया में, हम उनके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. ओके, and the fourth condition is that at least 50% chance of going extinct in the wild over next 3 generation या 10 years 10 years. ओके, सो अगले आने वाले 10 सालों में जो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है उसकी अगर 3 जनरेशन में अगर 50% से ज्यादा उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के चांस हैं देन दैट स्पीसीज विल बी डिक्लेयर्ड एज critically endangered by IUCN. ओके, सो थ्रू आउट द ग्लोब या जो भी ओवरऑल जितनी भी स्पीसीज होती हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट है, IUCN ने उनमें से लगभग जो है 1500 से 2000 के आसपास जो स्पीसीज है उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर रखा है. सो हमें सबको याद रखने की या सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो है UPSC जिनके बारे में पूछने के ज्यादा चांस है, क्योंकि बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, विल नॉट बी एबल टू रिकॉल और रिमेंबर. नाउ IUCN की जो रेड डेटा बुक आती है, IUCN जो है वो कुछ साल बाद में एक रेड डेटा बुक निकालता है, उसमें पिंक पेजेस होते हैं. ओके, सो पिंक कलर के जो पेजेस होते हैं उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज का जिक्र मिलता है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, पिंक पेज रेड डेटा बुक. ओके, एंड जो IUCN की जो कैटेगरीज हैं 3 कैटेगरीज हैं, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड और लिस्ट कंसर्न. ओके, सो हमें जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो है थ्रेटेंड वाली से, बिकॉज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ऑलरेडी उसके बारे में तो ज्यादा जानने से कोई फायदा होगा नहीं, और जो लिस्ट कंसर्न है यानी कि जिनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है जिनको कम खतरा है उनके बारे में भी जानने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं, बिकॉज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए हमें जो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी जिसका एक्सटिंक्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा है, या फिर एंडेंजर्ड या फिर जो है वल्नरेबल. ओके, so these are the 3 categories. और जो critically endangered है this is one of the category of the threatened category. so अगर हमें threatened पूछा जाता है, क्वेश्चन का जो वर्डिंग है उसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा. अगर क्वेश्चन है कि which of the following are the threatened species, तब हमें जो critically endangered है या vulnerable है तीनों को लगाना होगा. लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूछा जाता है critically endangered, तब जो है हमें सिर्फ critically endangered वाले को ही मार्क करना है. नेक्स्ट IUCN क्या है. ओके, सो लेट्स हैव सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट IUCN. इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो एक NGO है ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ओके, ना ही ये जो है वो यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हुआ है. ओके,
बिकॉज जब ये कह दिया एनजीओ है तो एनजीओ जो है वो यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह काम कर सकता है, ओके कि जो यूएन के साथ मिलकर काम करे। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस। सो इट इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन and sustainable use of natural resources. This is very obvious, and it is involved in data gathering and analysis, research, field projects, advocacy, lobbying and education. Basically जो है environmental conservation के लिए जितने भी steps लेने होते हैं IUCN takes, okay, and it is best known for compiling and publishing the IUCN Red List. इसकी जो सबसे ज्यादा हिट चीज है वो है IUCN Red List, which assesses the conservation status of the species worldwide, okay, and its headquarters is in Switzerland, Gland. And IUCN Red List of Threatened Species यानी कि critically endangered or vulnerable. It was founded in 1964 and it is the world's most comprehensive inventory of global conservation status of the biological species. Okay, and this is the logo of IUCN Red List of Threatened Species या Red Data Book. Okay, चलो अब देखते हैं आपको IUCN के बारे में कितना कुछ याद रहा है. Okay, so this is a 2011 question and the question was the Red Data books published by IUCN contains the list of. Okay, तो ये किस किस की लिस्ट को IUCN रेड डेटा बुक जो है क्या क्या इसमें लिस्ट्स हैं. ओके, सो द क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है दे आर लाइक दिस. फर्स्ट, एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो दिस इज द कीवर्ड हियर. क्या हमने पिछली स्लाइड में कहीं पे भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में डिस्कस किया था? देन द सेकंड इज थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. And third is the protected sites for conservation of nature and natural resources in the various countries. So this is the keyword here, protected site. क्या हमने बात की थी कौन कौन सी protected sites जो है IUCN लिस्ट करता है. Okay, so these are the options 1 and 3, 2 and 3 and 3. So I request you people to use your brain and give the right answer. Okay, let's see another question. This was in the year 2015. I just mentioned forgot to mention here that it was in the year 2015. The utility of mentioning the year is that you can directly go and check that क्या मैं सही बोल रहा हूँ या बस ऐसे ही मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना दिया. ओके, सो you can go and check the 2015 paper. The question was with reference to the IUCN and the Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. Okay, so CITES is an important convention which is related to the International Trade in Endangered Species. इसके नाम से ही है ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना. सो इसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो IUCN है उसके बारे में हमने पढ़ लिया. तो लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. क्या हम जो है IUCN के बारे में पढ़ने से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं नहीं? ओके, अदरवाइज वी विल कवर साइट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international agreement between governments. Okay, so सबसे पहले I'll tell the answer of this question. IUCN का I told you in the previous slide that it is a non-governmental organization. साफ साफ लिखा था NGO है. Okay, so अगर NGO है तो this cannot be the organ of a United Nations. Okay, this can be a observer status or a like party which attends the United Nations conferences but cannot be an organ. Okay, international इसका जो यूनियन है यूनाइटेड नेशंस है उसका ऑर्गन नहीं है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. ओके, सो अब अगर आप इसमें से जो ऑप्शंस दिए अगर आप सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हटा देंगे आपका तीनों ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास जो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा. तो अगर आपको पता होगा कि जो IUCN है सिर्फ IUCN दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, देन आल्सो यू कुड हैव सोल्व्ड दिस क्वेश्चन. ओके, अगर मैं यहीं पे जो है इनके ऑप्शंस को थोड़ा मुश्किल बना देता तो आपको बाकी चीजों को भी देखने की जरूरत पड़ती और आपको साइट्स के बारे में भी पता होने की जरूरत पड़ती. बट बिकॉज यहाँ पे जो अगर आपको सिर्फ IUCN का ही पता है और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से सेट किए हैं, सो यू कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चन. यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछती है बट हमें लगता है पता नहीं यूपीएससी क्या पूछती है. So no need to worry, just focus on the keywords which I am highlighting in the slides. And अगर आप इतना भी याद रख लेंगे एग्जाम में तो you'll definitely able to clear prelims. Okay, the second statement was IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments. Okay, so I told you IUCN क्या क्या काम करता है. So it was there. And then CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take place on the national laws. Okay, so अभी CITES के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, so we will not discuss much about this statement, but yes, we have been able to get the answer. Okay, इसी तरीके से हमें आंसर लेने होते हैं. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 10 स्पीसीज. इनके आपको नाम के साथ जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर इतना भी आपको पता होगा इनके बारे में जो आने वाले स्लाइड्स में जितनी भी स्पीसीज हैं, देन यू विल बी एबल टू सोल्व एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एवरी ईयर. दिस इज माय पर्सनल गारंटी. ओके, सो मालाबार सिवेट क्या है? ओके, सो दिस इज रेयरेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द रेयरेस्ट. ओके, देन इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स. ओके, सो जो कोस्टल एरिया जो है केरल और कर्नाटका वाला उसके वेस्टर्न घाट्स में ही ये सिर्फ पाया जाता है. इसके अलावा जो है दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता है. ओके,
its population is estimated to number fewer than 250 mature individuals. Okay, then it is seriously threatened by habitat destruction and hunting for civet oil. Okay, जो ये एनिमल है इससे एक ऑयल निकलता है, सिवेट ऑयल कहते हैं उसको. सो इसकी जो है कॉस्ट वो काफी हाई होती है और उसकी वजह से इसका जो है वो शिकार किया जाता है. ओके, इट इज पोच्ड एंड हंटेड एंड इट इज कंसिडर्ड नॉक्टर्नल, रात में घूमता है. एंड इट इज सो इल्यूसिव दैट लिटिल इज नोन अबाउट इट्स बायोलॉजी एंड इकोलॉजी अपार्ट फ्रॉम इट्स हैबिटाट यूज. ये कहाँ पे रहता है वो पता है, लेकिन उसके अलावा इसकी बायोलॉजी और इकोलॉजी क्या है, किस चीजों पे डिपेंड करता है, किस तरीके से इसकी बायोलॉजिकल साइकिल वगैरह है, वो सब चीजें इनके बारे में पता ही नहीं है. बिकॉज इट इज सो इल्यूसिव, आपको कभी बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा. ओके, सो दिस इज मालाबार सिवेट and this is found in the Western Ghats. अगर आप ये 2-3 इन्फॉर्मेशन याद रख लेते हैं then it's नेक्स्ट इज नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल. ओके, सो नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है. एंड इट इज ऑल्सो एन नॉक्टर्नल स्पीसीज. आप देख सकते हैं जो फोटो है वो भी रात के टाइम का लिया गया है. एंड इट इज जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल वैली. कौन सी वैली जो है, अरुणाचल प्रदेश में एक वैली है वहां पे है. और जो नामडाफा टाइगर रिजर्व है इसकी पॉपुलेशन सिर्फ वहां पे और उसके आसपास के एरियाज में मिलती है, उसके अलावा कहीं और पे भी ये नहीं पाया जाता है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो थ्रेटन्ड बाय पोचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड. इसको खाते भी हैं लोग. एंड बाय द हैबिटाट डिस्ट्रक्शन. ओके, जो जहां एरियाज में, जिन एरियाज में ये रहते हैं, अगर आपने उन एरियाज के जंगलों को ही नष्ट कर दिया तो स्पीसीज जाएंगे स्पीसीज जाएंगे कहाँ. देन नेक्स्ट आर द जावन एंड द सुमात्रन राइनोसोर्स. ओके, सो 3 तरह के राइनोसोर्स हमें पता है. वन इज जावन राइनोसोर्स, यानी कि जो जावा, जो इंडोनेशिया जो आइलैंड है जावा, वहां से. अनदर वन इज द सुमात्रा आइलैंड, वहां पे जो है राइनोसोर्स जो उनके नाम पे जो रखे गए हैं दे आर सुमात्रन राइनोसोर्स. ऐसा नहीं है कि इनका नाम जावा या सुमात्रा, तो ये सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर चाइना और जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे. बट इनका नाम जो है वो इनके आधार पर रखा गया है. ओके, इसी तरीके से जो है वो ग्रेट सिंगल वन हॉर्न राइनोसोर्स भी होता है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है हमारा आसाम का, वहां पे पाए जाते हैं. ओके, सो दीज आर जावा एंड सुमात्रा. दे आर आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड. दे आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. एंड जो जावा राइनो है इट इज बिलीव्ड टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया. ओके, ऐसा माना जाता है कि इंडिया में अब ये नहीं मिलता है. एंड ओनली अ स्मॉल नंबर सर्वाइव इन जावा एंड वियतनाम. ओके, सो दिस आई टोल्ड यू. जावा जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, वियतनाम जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है. ओके, एंड देन ईस्ट एशियन कंट्री है. एंड देन सुमात्रा राइनो, जो सुमात्रन राइनो है, दैट इज द स्मॉलेस्ट अमंग द, जो टोटल 5 राइनो की स्पीसीज होती है उनमें से वो सबसे छोटा है. दिस इज द सुमात्रन राइनो एंड इट इज द मोस्ट एंडेंजर्ड ऑफ ऑल द 5. ओके, सो नथिंग मच टू रिमेंबर अबाउट देम, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर इन perspective. Then pygmy hawk, this is very important because it is the indicator of the grassland ecosystem. Okay, so हमने देखा था कि बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं. कहीं पे ग्रासलैंड होते हैं, कहीं पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं. तो जो भी इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में कुछ स्पीसीज ऐसी पाई जाती हैं, अगर उन स्पीसीज की जो प्रेजेंस है वो बताती है कि जो वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम है दैट इज ए हेल्दी इकोसिस्टम, उसमें जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो काफी अच्छा है. बट अगर वो पर्टिकुलर स्पीसीज अगर डिक्लाइन कर जाती है या अगर उनकी संख्या में गिरावट आती है, देन इट इंडिकेट्स दैट कि जो आपका जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ काफी खराब है या गिर रही है. फॉर एग्जांपल जो ग्रासलैंड्स होते हैं, तो टाइगर जो है दैट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज. ओके, अगर ग्रासलैंड्स में अगर टाइगर्स की पॉपुलेशन गिर रही होगी तो समझ लेना कि जो आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो रही है. ओके, सो दिस पिग्मी हॉक बहुत ही छोटा सा जानवर होता है. इसका वजन जो है वो एक मैच्योर जो पिग्मी हॉक होता है उसका 8 से 10 केजी के आसपास वजन होता है. इट इज वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग. ओके, स्मॉलेस्ट. ये रहता कहाँ पे है? ग्रासलैंड्स विद श्रब्स एंड ट्रीज ऑफ द तेराई रीजन. सो जो हिमालय का जो तेराई रीजन है, ओके, वहां पे जो घास के मैदान हैं और जो श्रब्स और जो झाड़ियां और पेड़ वगैरह हैं उनके साथ ये जो है रहता है. And this is particularly found in the Manas Wildlife Sanctuary. Now there is a question. I have already discussed about Manas Wildlife Sanctuary and Manas National Park Tiger Reserve. So कौन सी 2 ऐसी countries है जहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व जो है वो फैला हुआ है? Okay, you have to name the 2 countries. One is India. What is the other country you have to tell? So नाई रूपाई एरिया जो है आसाम का, वहाँ पे ये particularly पाया जाता है. और ये जो है ऐसे ग्रासलैंड्स में पाया जाता है जहाँ पे इंडियन राइनोसोर, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलो, फ्लोरिकन्स जो हैं ये सब साथ में पाए जाते हैं. ओके, सो अगर ये स्पीसीज पाई जाएगी तो इन स्पीसीज को भी कोई खतरा नहीं है. ओके, सो दिस इज जस्ट ए काइंड ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज. ओके, एंड दिस कंस्ट्रक्ट्स नेस्ट थ्रू आउट द ईयर. आपने कभी सुना है कि एक जो पिग होगा या जो पिग्मी होग है वो भी नेस्ट बनाता है? ओके, सो दिस इज अ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट. ये घोंसला बनाता है, देख लीजिए. अब नेक्स्ट इज चाइनीज पेंगोलिन. ओके, दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. जो इसकी ये जो स्केल है ऊपर वाले जो इसके पंख हैं
या पंख नहीं तो इसके जो बाल हैं, जो वट एवर यू कैन कॉल देम, जो दे आर वेरी एक्सपेंसिव और उसकी वजह से जो इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है. इट इज़ हंटेड वेरी एक्सटेंसिवली. इट इज़ नेटिव टू द नदर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नदर्न पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो आपके म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह जो कंट्रीज है वहाँ पे, एंड सदर्न चाइना. ओके, and its wild population is estimated to have declined by more than 80% in the 3 pangolin generation. 3 जनरेशन में इसकी 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है. ओके, बिकॉज ऑफ दीज स्केल्स दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. उनका जो है वो मेडिसिनल यूज भी होता है और उसके अलावा जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज होता है, इसलिए इसकी पोचिंग होती है. एंड इट इज थ्रेटन्ड बाय पोचिंग फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आस्क अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज हंगुल यानी कि कश्मीरी स्टेक. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल विद दीज मेनी हॉर्न्स, और इसी की वजह से जो है वो इसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है, बिकॉज इसका भी जो है वो हंटिंग इन हॉर्न के लिए होती है. इसकी भी जो है वो बहुत सारी यूटिलिटी होती है, इसलिए जो है इसकी हंटिंग होती है. सो दिस इज अ सब स्पीसीज ऑफ द रेड डियर विच इज नेटिव टू इंडिया, and its habitat distribution is in the dense riverine forests, high valleys and mountains of the Kashmir Valley. So जो आपकी कश्मीर वैली है, हिमालय हैं, वहाँ पे ये पर्टिकुलरली पाया जाता है. उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की जो चंबा वैली है वहाँ पे भी ये बहुतायत में पाया जाता है. ओके, उसके अलावा जो दाचिगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, राजा पेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे भी इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, बट उसके अलावा जो है कहीं पे भी नहीं पाया जाता है. ओके, एंड इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो यूपीएससी यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, 3-4 ऑप्शन बना सकती है. एक ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, consider the following options about the Kashmir stag or hangul. Okay, so one option can be that it is the state animal of Himachal Pradesh, then it is found in Dachigam National Park and other areas. Then it can be said that Project Hangul was started by Government of India to conserve the species. Okay, so सिर्फ अगर आपको इतना सा नहीं पता होगा, क्लैरिटी नहीं होगी कि ये जम्मू कश्मीर की स्टेट एनिमल है या फिर जो है हिमाचल प्रदेश की, तो यू कैन गेट द रॉन्ग आंसर. सो जस्ट रिमेंबर ये जो है जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो थ्रेटेंड बाय द हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, overgrazing by the domestic livestock and poaching. So these are the reasons for its declining population. But yes, गवर्नमेंट ने जो है इसको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल चलाया था और उसके बाद जो इसकी पॉपुलेशन को है स्टे किया गया. ओके, नेक्स्ट जो है वो दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दे आर काइंड ऑफ रेट्स, यानी कि चूहे होते हैं लेकिन अलग टाइप के चूहे होते हैं जिसको हम श्रू कहते हैं. ओके, सो 3 स्पीसीज हैं अलग अलग. अंडमान व्हाइट टूथ श्रू, यानी कि इसका जो दांत होगा वो सफेद होगा. जेनकिंस इज अंडमान स्पाइनी श्रू एंड निकोबार व्हाइट टेल्ड श्रू. सो इनके जो इतने मुश्किल नाम है वो इतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार के जो श्रू हैं दे आर critically endangered, then it will be sufficient. So they are endemic to India, सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं. They are also nocturnal. Okay, and their habitat is like leaf litter, जहाँ पे पत्तियां वगैरह बहुत सारी बिखरी हुई होती है वहाँ पे, and rock crevices, जो चट्टानों के बीच के जो दरारें होती है, they are found in them. Its distribution, जो अलग अलग स्पीसीज है उनकी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल जो अंडमान व्हाइट टूथ श्रू है that is found on Mount Harriet in the South अंडमान आइलैंड. तो यूपीएससी सिर्फ आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि माउंट हैरियट जो है वो उसकी लोकेशन क्या है. सो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज इन द साउथ अंडमान आइलैंड. ओके, माउंट हैरियट, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड माउंट हैरियट. ओके, एंड देन जेनकिंस अंडमान स्पाइनी श्रू है दैट इज फाउंड ऑन द राइट मायो एंड माउंट हैरियट इन द साउथ अंडमान आइलैंड. ओके, ये दोनों पे मिलता है. और तीसरा जो है वो निकोबार व्हाइट टेल्ड श्रू that is found in the southern tip of the Great Nicobar Island. Okay, so आपको जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर्थ में कौन से आइलैंड्स हैं एंड साउथ में कौन से आइलैंड्स हैं, और जो पोर्ट ब्लेयर है उसकी कैपिटल वो कहाँ पे है. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए. Then what are the its threats? Threats are various. One is the habitat loss due to the selective logging, पानी वानी भर जाता है उसकी वजह से. उसके अलावा जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स भी आते रहते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं या फिर जो सुनामी है उसकी वजह से भी जो अंडमान एंड निकोबार है दैट इज प्रोन टू साइक्लोन्स एंड सुनामी, और इनकी पॉपुलेशन को खतरा है. ओके, नेक्स्ट इज द Elvira rate. Okay, so this is the second last which we are going to discuss in this list of endangered species. So it is a medium sized nocturnal and burrowing rodent. Okay, ये जो है अपने बिल बनाते हैं, and then they are found in the eastern Ghats. Okay, so ऐसी कौन सी species थी इस वीडियो में जो हमने डिस्कस की थी, that is found only in the western Ghat. याद आया ना, मालाबार सिवेट. ओके, देन जो तमिलनाडु के जो ईस्टर्न घाट से सिर्फ वहां पे पाए जाते हैं एल्विरा रेट, वेयर इट अपीयर्स इन द rocky habitats and dry deciduous shrub forest. Okay,
and its major threats are habitat loss. ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्पीसीज जो है वो हैबिटेट लॉस की वजह से थ्रेट में है, बिकॉज हमने जो जंगल वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय कर दिए हैं हमने डेवलपमेंटल नीड्स के लिए. सो मेंस में तो जो है हम इस पॉइंट को हर जगह लिख सकते हैं, चाहे कोई भी स्पीसीज हो. हैबिटेट लॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर एनी स्पीसीज. Then conservation of the forests and fuel wood collection. Okay, one more phenomena which you people must read in the newspaper or see in the social media, that आजकल जो है जगह जगह से जो है वो पैंथर वगैरह, और सॉरी नॉट पैंथर, लेपर्ड वगैरह जो है वो मिल जाते हैं. ओके, कल ही जो है आईआईटी इंदौर में देयर वाज फाउंड वन लेपर्ड, एंड उसको जो है वो पिंजरे में डाल के बाद में पता नहीं क्या किया था उसका, कहीं भेज दिया था उसको वाइल्ड लाइफ में या जो कुछ भी है, बट लेपर्ड बहुत सारे मिल रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज द कॉज फॉर दैट कि ये इतने लेपर्ड जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन में आ क्यों रहे हैं. अभी हमारी जो एकेडमी है उसके बाहर भी जस्ट कुछ दिन पहले एक लेपर्ड पाया गया था. ओके, सो द कारण या द रीजन इज ओनली वन, दैट इज द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. सो जो वहां पे नेचुरल एरियाज में जहाँ पे वो रहते थे उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब वो जाएंगे कहाँ. जहाँ पे हमने जंगलों की जगह जो मकान वगैरह बना दिए, जो पॉपुलेशन सेटलमेंट्स बना दिए, वहीं पे आएंगे ना. सो दैट इज द वेरी वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो उनमें जानवरों की ज्यादा गलती नहीं है, गलती जो है वो हमारी है, बिकॉज हमारी डेवलपमेंटल नीड्स ही इतनी ज्यादा. एंड दिस इज द क्वेश्चन which we can like use as a practice question. I have put this question. So in the beginning I told you कि अगर आपको जो ये 8 से 10 जो स्पीसीज हमने अभी डिस्कस की इस वीडियो में, अगर आपको इनके नाम पता होंगे, इस ये लिस्ट पता होगी, और उसके अलावा जो है वो 8 से 10 देर आर बर्ड्स. ओके, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. अगर आपको ये कुछ 15-20 नाम अगर आपको पता होंगे कि दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन काफी हद तक जो है वो गलत नहीं करेंगे. सो लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज. ओके, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस वर्ड, दिस इज एंडेंजर्ड. बहुत सारी बार क्या होता है कि हम एग्जाम में प्रेशर में होते हैं और हम इसको एंडेंजर्ड की जगह क्रिटिकली एंडेंजर्ड पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन जो है उसको गलत कर देते हैं. और so okay, let's consider the options. One is घड़ियाल, another one is Malabar civet, and third one is tiger. Okay, so अगर आपको ये वाली लिस्ट पता होगी जो 8 एनिमल्स या 10 एनिमल्स हमने डिस्कस किए, so this will be the name which will automatically clicks in your name, and you will recall that this is found in Western Ghat only. इसकी संख्या जो 250 से भी कम है. और मालाबार सिवेट जो है एक नॉक्टर्नल एनिमल है, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, इसलिए दिस कैन नॉट बी एंडेंजर्ड बिकॉज इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो अब जो चीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो एंडेंजर्ड नहीं होगी ना. सो अगर आप सिर्फ ऑप्शन 2 एलिमिनेट करते हैं, सो दिस ऑप्शन इज गॉन, दिस ऑप्शन इज गॉन, दिस ऑप्शन इज गॉन. तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत बार जो यूपीएससी इसी तरीके से ऑप्शन सेट करती है, वो आपको क्वेश्चन को ज्यादा आपकी डेप्थ में नहीं जानना चाहती है, वो सिर्फ आप ये जानना चाहती है कि आप स्मार्ट हैं या नहीं. तो अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपको पता होगा कि मालाबार सिवेट जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस. जस्ट ऑप्शन सी इज रिमेनिंग, दैट इज 3 ओनली. ओके, सो टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड है. वी विल डिस्कस अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो. ओके, एंड देन घड़ियाल जो होते हैं, दे आर फाउंड इन द रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, एंड दे आर ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो वी विल डिस्कस अबाउट देम इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप दैट यू पीपल हैव लाइक्ड this video, and the strategy of using questions along with the theory is useful for you people. It will give you an insight कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करती है, ताकि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप अपनी स्टडीज कर रही हो, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आए तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए. ओके, कि ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी इस तरीके से पूछ सकती है. ओके, सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स. दिस विच यू आर नॉट डूइंग, आई एम नॉट हैप्पी विद यू पीपल, आप शेयर नहीं कर रहे हैं. And subscribe, I hope that you have done by now. So if not, then please subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.